जो परिवार जो बैकग्राउंड था वो अच्छा था। हो सकता है अपराधी है, अपराध किया इन्होंने, कुछ भी किया तो उसके लिए कानून है हमारे देश का, है अदालत है। तो इस तरीके से उन्होंने जैसे अपना शक जाहिर किया था या अदालत से कहा था 19 तारीख को कि भाई मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है। तो उसके बाद सरकार ने 2 कर्मचारी सस्पेंड भी किए। तो सस्पेंड क्यों करे, इसका मतलब जहर दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जहर से मरे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मरे हैं, रक्तचाप की वजह से मरे हैं, ये झूठी बातें हैं, झूठी खबरें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा फौजी जी हैं, जो क्रांतिकारी कहे जाते हैं और बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। न पक्ष देखते हैं न विपक्ष देखते हैं। अगर हम बात करें तो किसको किस प्रकार से रेलना चाहिए, अच्छे से रेलाई कर देते हैं साहब। आपको बता दें कि हाल में ही अभी कल की घटना है, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। रहस्यमयी मौत को लेकर तमाम लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं कि आखिरकार ये मौत कैसे हो जाती है। उनके घर वालों का जो बयान आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल में स्लो पॉइजन देने के कारण मौत हुई है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई है, क्या कुछ मामला है। लेकिन फिलहाल हम लोग नंदा भाई से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। बिल्कुल जिंदाबाद, आपका भी जिंदाबाद है, चैनल को भी जिंदाबाद और दर्शकों को भी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं सभी जिंदाबाद रहें। सब जिंदाबाद रहे। बिल्कुल जिंदाबाद बोलना चाहिए। हाँ, अच्छा नंदा भाई, अगर सवाल कर लिया जाए, क्या लग रहा है आपको? मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, अतीक अहमद के साथ जो हुआ, उसके साथ जो कत्ल हुआ, कानून, प्रशासन, अदालत को ऐसे लगता है जैसे सरकार और सत्ता जीभ चढ़ा रही हो। जब लोगों को इस तरीके से मारा जाएगा, किसी को स्लो पॉइजन दिया जाएगा, कहीं अदालत में गोलियां चलेंगी और कहीं अतीक अहमद कराई गई। मान लिया कि वो अपराधी थे, डॉन थे, कुछ भी था, भाई उनको सजा देने का हक सिर्फ अदालत को था। अदालत है, कोर्ट है, कचहरी है, किस लिए बने हुए हैं? अगर इस तरीके से लोग स्लो पॉइजन देंगे और प्रशासन और शासन मिलकर इस तरीके से लोग रहेगा, तो मुझे लगता है किसी को न्याय की प्रक्रिया से तो लोगों का ध्यान भंग हो जाएगा। फिर तो सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगेंगे, होने लगेगा, हमको अंदर मरवा दिया जाएगा। तो गिरफ्तार क्यों होगा? क्योंकि कानून से विश्वास उठ जाएगा। वो तो सीधा सामने फायरिंग करेगा और लड़ेगा, क्या या तो मारेंगे या मरेंगे। तो उस स्थिति में देश के अंदर अराजकता फैलेगी, और जब अराजकता फैलेगी तो माहौल ख़राब होगा देश का। तो भी संविधान की स्थितियां कमज़ोर करने पे लगे हैं लोग, और ये तो खुद कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और संविधान का कर देंगे। संविधान को तो ख़त्म करना चाहते हैं, 400 सीटें आ जाएंगी, संविधान ख़त्म करेंगे, ये खुले रूप में बता रहे हैं ये लोग। तो ये संविधान विरोधी लोग आ गए हैं, ये पाखंडवादी आ गए हैं, ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले आ गए हैं। ये बार बार कहते हैं कि हम वो कौन सी स्मृति है, मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति कौन सा संविधान है भाई? कौन से रामराज की बात करते हैं? रामराज की कल्पना भर सोच के अगर हम रामराज को पढ़ें या उसको जानें तो मेरे रोंगटे जो है ना एकदम खड़े हो जाते और कांपने लगता है शरीर के। यार रामराज में क्या स्थिति होंगी? ऐसी स्थितियाँ होंगी कि लोग कहीं मंडियाँ लगी होंगी जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच रहा होगा, अपनी पत्नी को बेच रहा होगा, अपने बच्चों को बेच रहा होगा। कि रामराज में लोगों की बहनें, माताएं, बेटियां, बच्चियां बिकेंगी, मंडियाँ लगेंगी। तो ऐसे रामराज की कल्पना करना भी बेकार है इस लोकतंत्र में। और दूसरे नंबर जो धर्म की बात करते हैं कि धर्म का राज होना चाहिए, तो धर्म का राज कौन था? धर्म के राज थे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। तो जो धर्म का राज युधिष्ठिर था, वही व्यक्ति अपनी पत्नी को जुए में दाव में लगा देता हो। अच्छा, ये बताइए कि रुकिए जरा, 1 मिनट रोकना चाहेंगे सर, आपको रोकना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी को लेकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, अगर हम बात करें बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव, कई बड़े नेता जो हैं वो सब लोग लिख रहे हैं ट्विटर पर कि ये रहस्यमयी मौत कैसे हो गई, ये तमाम चीज़ें, मतलब ये आपको क्या लग रहा है? हार्ट अटैक से लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। देखिए, हार्ट की बात ही नहीं, जब हार्ट था ही नहीं ना, कह दिया सरकार कह रही है भाई ये तो डॉन था, माफिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है माफिया था, डॉन था। और वो मेन मीडिया कह रही है जो दलाली करती है भाजपा सरकार की, प्रधानमंत्री की दलाली करती है। कहती है तो वो था गैंगस्टर। भाई गैंगस्टर था जब ये जेल में नहीं था, तो ये यही तलवे चाटने चाहते थे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इसके। और ये आदमी किस परिवार से था, पहले ये सोचने की ज़रूरत है। इसके परिवार में फ्रीडम फाइटर लोग रहे हैं, इसके परिवार में देश की आज़ादी के आंदोलन में लड़ने वाले इसके नाना रहे हैं, और देश के जो सीमाओं पर
जो जवान रहता है उसमें सैनिक इनके परिवार के लोग रहे और वो लोग परमवीर चक्र विजेता रहे, इनके परिवार के चचा रहे, इनके वो देश के राष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी साहब। तो ये जो परिवार जो बैकग्राउंड था वो अच्छा था। हो सकता है अपराधी है, अपराध किया इन्होंने, कुछ भी किया तो उसके लिए कानून है हमारे देश का, है अदालत है। तो इस तरीके से उन्होंने जैसे अपना शक जाहिर किया था या अदालत से कहा था 19 तारीख को कि भाई मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है। तो उसके बाद सरकार ने 2 कर्मचारी सस्पेंड भी किए। तो सस्पेंड क्यों करे, इसका मतलब जहर दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जहर से मरे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मरे हैं, रक्तचाप की वजह से मरे हैं, ये झूठी बातें हैं, झूठी खबरें हैं। और मैंने पहले बता दिया था कि जब अतीक अहमद की हत्या करी थी इन लोगों ने, जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो मैंने कहा कि अगला निशाना मुख्तार अंसारी है। 2024 के चुनाव को देखते हुए मुख्तार अंसारी को निपटाएंगे और वो काम कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास और कोई तो है नहीं। विकास की दर पूछो इनसे, कोई विकास नहीं है इनके पास, समझे नहीं, इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ना है निश्चित तौर से, है ये तो निश्चित तौर से प्रभाव पड़ रहा है। बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। अगर ये व्यक्ति मुसलमान ना होता तो इसके साथ ही काम ना किया होता। और इनके बाद औरों का भी चक्कर पड़ रहा है। आप कहते हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे राज्य में राम राज्य आ रहा है और उसके बाद देश में शांति अमन हो रहा है। राम राज्य में यही है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करेगा तो नाराज हो जाएगा उससे आदमी। प्रदेश को अगर बात किया जाए तो प्रदेश में कह रहे हैं कि माफियाओं का सफाया हो रहा है। कौन से माफियाओं का? जो गुंडा लोग। अरे नहीं भाई, जो सरकार से मांग करेगा, न्याय की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, सुरक्षा की बात करेगा, महंगाई पर बात करेगा, बहन बेटियों की इज्जत पर बात करेगा, तुरंत उसको ये सरकार और सरकार के जो चेले चपाटे हैं जिन्हें कहते हैं अंधभक्त, वो तुरंत कहने लगेंगे यार ये तो पाकिस्तानी है, ये हलाला की पैदाइश है, ये खालिस्तानी है, समझे, ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये मुल्ला है। और उन्हीं मुल्लों में से एक है मुल्ला अरविंद केजरीवाल, उन्हीं में से है एक मुल्ला मनीष सिसोदिया, उन्हीं में से एक मुल्ला संजय सिंह, उन्हीं में से एक सतेंद्र जैन, जो दिल्ली में ये मुल्ले 4, इनको चारों मुल्लों को अंदर डाल दिया। तो जो मुल्ला बना देते हैं उसे, मतलब कि जो इनका विरोध करे, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का विरोध करे, चाहे इनकी पार्टी के लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, एक हिंदू लड़की करते हैं, मोदी जी की IT सेल के, मोदी जी की लोकसभा क्षेत्र को देखने वाले भाजपा के लोग, वो तीनों के तीनों आतंकी, एक बहन का, एक बेटी का, जो कहते हैं हमारा देश 140 करोड़ का परिवार है, उसी परिवार में से एक बेटी, मोदी की बेटी, जो हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बात मोदी जी की कान पे और योगी जी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। उसका इनकाउंटर कौन करेगा भाई? इन तीनों के घर पे बिल्डोजर कौन फिराएगा? और जो आपने देखा उसमें कानपुर में जो ईंटों के भट्टे में जो काम करती रहीं 2 बहनें, दलित बच्चियां, नाबालिग, उनके लिए कौन इंसाफ दिलाएगा? योगी जी कहते हैं सुबह कोई महिला को छेड़ दे तो शाम को इनकाउंटर हो जाता है। इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, समझे? और इनके शासन में मोदी जी का परिवार देखिए, 140 करोड़ का परिवार बताते हैं मोदी जी, 140 करोड़ का परिवार है, पर इनकी बीवी परिवार में नहीं है, बीवी परिवार में नहीं रख पाए। 140 करोड़ का परिवार है, बीवी को परिवार नहीं है, बीवी को छोड़ दिया। तो ये कैसे है सनातन धर्म? कृष्णा नंदन राय के साथ जो घटना घटी थी, लोग बताते थे कि मुख्तार अंसारी का ही पूरा गैंग था वो जो करवाया था। क्या लगता है जो इस प्रकार का अपराधी था देश के अंदर, उसका पूरा आतंक चलता था, आज वहाँ पर अगर लोग ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे गाँव के लोग जो हैं वो बहुत प्रसन्न हैं उनकी मौत को लेकर, कह रहे हैं कि हमको बहुत प्रसन्नता है, और कुछ लोग उनको मसीहा बोल रहे हैं। अच्छा, मसीहा और माफिया में अगर अंतर हम जानना चाहें तो नंदा भाई क्या बताएंगे? देखिए, मसीहा वो है कि आप नीचे स्तर पर जाइए। अगर आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त में पहले देश की आज़ादी के लिए भी लड़े हैं, अब वो क्या नाम था, सुल्ताना डाकू था एक, समझे, देश की आज़ादी के लिए भी लड़ा, काम भी किया, उसके बाद डकैती भी मारता था। तो डकैती मारता था, किससे मारता था वो? है जो सनवाईदार थे, जिनका पैसा था और देश हित में काम नहीं करते थे, वो पैसा गरीबों पे लुटा देता था वो, और राष्ट्र हित में काम करता था, अंग्रेजों को परेशान करता था, सुल्ताना डाकू। तो उसी प्रकार से आप इनको भी कह सकते हो कि भाई ये भी सत्ता और शासन में सांसद विधायक बन के कहीं ना कहीं घोटाले करते रहे होंगे, और राजनीतिक खेल है कि भाई जो सामने
अपने बराबर में आएगा तो नहीं तो वो चटकाएगा या हम चटकाएंगे। माफिया राज ये है, और जो चटका दिया वो बड़ा माफिया हो गया शासन और सत्ता से मिलके। मगर गरीब आदमी को ये कभी तंग नहीं किया ये आदमी। यही वजह थी कि आज उसके रोने वाले बहुत हैं, उसको मसीहा कह रहे हैं, क्योंकि गरीबों के घर घरों दे राशन पानी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लोग मदद करते रहे। गरीबों को तंग नहीं है, उन्हें पता है गरीबों से क्या लेंगे हम। अच्छा, ऐसे नेता को आप नेता मानते हैं या जो अपनी खौफ से पूरा, अगर हम बात करें, वो जहां पर जाए एक रौब जमा दे, ऐसे लोगों को आप नेता मानते हैं? ऐसा नेता मानते हैं कि जैसे जो नेता आपसे आए आसानी से मिल ले और आपका काम हो जाए? ऐसा माना जाता था कि मुख्तार अंसारी जिस रास्ते से जाता था वहां के बड़े बड़े पुलिस प्रशासन अधिकारी के जो लोग रहते थे वो भी हिल जाते थे। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट और कल ही सामने आई है, एक पुलिस अधिकारी ये बताए हैं कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जब हमने मुकदमा लिखने की कोशिश किया तो मुझको भी लोगों ने प्रताड़ित किया, और उस समय जो उस समय प्रेजेंट वर्तमान जो सरकार थी वो मुझे फंसाकर कहीं न कहीं मुझे नौकरी से भी निलंबित किया गया। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बताइए, कहाँ प्रशासन के लोग कहाँ खुली जिंदगी जी रहे हैं? नंदा भाई, जब प्रशासन में लोग ऐसे जो हिजड़े टाइप के बढ़ जाएंगे, क्या उनके पास ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी, जिसके पास कुछ नहीं, वो माफिया बन के तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है और सत्ता में बैठी हुई उस सत्ता पे भी हुक्म चला रहा है, और तुम उसमें क्या हिजड़े थे? तुम्हारे पास प्रशासन था तो लड़ते ना, क्या भाई सरकार से ही मांगो साहब हम कैसे करें? तो अभी तुम करोगे क्या जिंदगी में? काय को प्रशासन में भर्ती हुए? नहीं, तुम्हारे पास पुलिस थी, फोर्स थी, उसका उपयोग करना चाहिए। जबकि एक माफिया तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देता है, सांसद बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, तुम्हारी सत्ता में बैठ जाता है। किन की वजह? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हो, बेईमानी करते हो, झूठे काम करते हो, गलत काम करते हो, महिलाओं का शोषण भी करते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया, IPS IAS अफसर है, जज तक देखे गए। जैसा अभी देखा अर्पिता साहू को बुलाता था एक जज है, वो महिला सिविल जज थी, उसको बुलाता था ना जिला जज कि आजा रात को है। तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ महिला जज सुरक्षित नहीं है। तो योगी जी से पूछो कि आम महिलाएं, आम बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? और ये जो है, जैसे अतीक अहमद को मारा गया, तो वो कोई नहीं मारा गया, क्या दिखाया जा रहा था? अतीक अहमद को गोली मारी सरेआम छोटे छोटे बच्चों ने, और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो जय श्री राम के नाम पर कहीं आतंकवादी नहीं लग रहा था कोई, कि जैसे जय श्री राम ना हो के एक आतंकवादी या वो हो कि एक जय श्री राम किसी बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम हो। तो ये डराने का प्रयास धर्म के नाम पे जो आतंक मचाया जा रहा है, इससे चलेगा नहीं। क्या योगी जी कहें या जितने भी हैं भाजपा के नेता, इनकी हिम्मत है ये कह सकते हैं कि हमने मरवाया मुख्तार अंसारी को? नहीं, मरवाने की हिम्मत नहीं है उनकी, वो नहीं कह सकते। मगर अनडायरेक्टली वो कह चुके हैं कि हम मिट्टी मिला देंगे इनको। कौन? योगी जी। तो ये इसमें मिट्टी में, देखिए नंदा भाई, मिट्टी में मिलाने का ये हम अर्थ नहीं निकाल सकते हैं कि आपको कोई खत्म करवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि नहीं? मिट्टी में मिलाने का मतलब ये है कि जो माफिया लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो देश में जिनके आतंक से आम जनता जो है वो खुल के जिंदगी नहीं जी पाती है। अगर आपसे बात करें तो ये लोग जिस रास्ते से जाते हैं, और ये लोग रिश्वत लेने का पहले काम करते थे, आज कम से कम हर व्यक्ति अपनी आजादी के साथ बोल तो रहा है। आज पहले बात बताइए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? नौकरियां मांग रहे हैं। जो अनपढ़ है, जो घर में कमा खा नहीं सकते थे, घर से निकले लंगोटी बांधे और चल दिए भीख मांगने, वो देश की शासन और सत्ता बैठे अनपढ़ लोग, तो राष्ट्र कहाँ से बढ़ेगा? देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतना पढ़ा लिखा तो हो, जिसे पढ़े लिखे लोगों की चिंता हो, युवाओं की चिंता हो, रोजगार की चिंता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता हो, परिवारों की चिंता। कोई इनके तो परिवार भी नहीं है, परिवार बीवी भी होती है तो छोड़ देते हैं, ये वो लोग हैं। तो राष्ट्र कहाँ से बढ़ेगा? और ये अतीक अहमद के साथ या मुख्तार अंसारी के साथ ये जो हुआ, ये अदालत या हमारे कानून के खिलाफ काम किया है, जिस प्रकार से इनकी और मौत की गई है। ये अच्छा, अदालत के ऊपर आपको भरोसा है? कौन सा? मुझे ऐसा नहीं लगता जैसा पिछले दिनों में हो रहा है। मेरा अदालत से विश्वास उठ गया है, मैं सच बोल रहा हूँ। है जिनका मुकदमा चंद्रचूड़ सिंह, जो खुद जो है मुख्य न्यायाधीश हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के, जब वो खुद जाके जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी FIR दर्ज कराते हैं, उसके बाद उनके साथ न्याय नहीं होता, तो क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसकी FIR दर्ज कराता, उसके बाद भी शासन प्रशासन उन महिलाओं को इतना प्रताड़ित करता है कि उन्हें खेल छोड़ने पर मजबूर करता है, खेल जगत से इस्तीफा देती हैं वो, और कहीं ना कहीं मेडल फेंकने जैसी बातें होती हैं, और पैर पटकती हैं, उनको रातों रात पिटवाया जाता है। अगर वो अपने लिए संघर्ष करती है, प्रदर्शन करती हैं, धरना करती हैं, तो यही दिल्ली पुलिस पीटती है उसको।
अच्छा, क्या लगता है, लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, लोग अपने, अगर हम बात करें, चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख से मेरठ से ऐलान कर चुके हैं। क्या लगता है अब की बार ये लोग सत्ता शासन में कितनी सीटें ला सकते हैं? और अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो कहाँ तक सफल हो पाएगा? एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की जो ये गठबंधन चल रहा है, क्या लग रहा है, एनडीए बाजी मारेगी या फिर इंडिया बाजी? देखिए, एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस, ये है एनडीए। और इंडिया का मतलब है रीटेड नेशनल दल्ला एसोसिएशन है, इनकम एसोसिएशन, ये है इंडिया। समझे नहीं? तो ये दोनों ही दल्ले हैं। एक रिटेड व्यक्ति को लेके घूम रहे हैं, राहुल गांधी को इसे प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, तो रिटेड है वहाँ, और एक ये है। तो ये दल्ले जो घूम रहे हैं, देश को बर्बाद जो कर रहे हैं। एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है, ये समझता है अपने आप को साइको टाइप का। मैंने अपने लाइफ में मैंने दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों के बारे में रिसर्च किया। हमारे देश का ये जो प्रधानमंत्री है, ऐसे लगता है साइको, मेंटली डिस्टर्ब हो है। ये समझता है जैसे किसी ने कान में कह दिया हो कि तू भाई कलिंग अवतार है, तो कलिंग अवतार यही धर्म की नई स्थापना करने आएगा, कलयुग में ये पैदा हुआ है। और हवाई जहाज से उड़ता है तो ऐसे लगता है घोड़े पे जा रहा हूँ, टक 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 है। कभी आकाश लोक पहुँच जाता, वहाँ जाके हाथ हिलाता हूँ। कभी पाताल लोक में घुस जाता पानी के रास्ते, वहाँ से भी हाथ हिलाता है। तो ये हालत है प्रधानमंत्री की। तो इस ऐसे लोगों से देश चलेगा क्या? विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ की बात किया जाए, सबसे लोकप्रिय नेता कहा जाता है प्रधानमंत्री, आप साइको बोल रहे हैं? कहा कि साइको तो है, मेंटली डिस्टर्ब लगता है मेरे को तो ये आदमी, जो देश की बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचता। रहना ही गई 400 पार, अब की बार 80 पार। कौन? योगी जी। 80 पार? 80 सीटें ही नहीं तो 80 कैसे पार कर लेंगे? यूपी में 80 है। अब तुमने कहा 80 पार, तो कहाँ से कर लेंगे पार? यहीं 80 तो 80 पार कहाँ से कर लेंगे? हाँ, ये बताओ ना यार। एक बात बताओ, ये अनपढ़ लोग बैठे हैं, बाबा साहब कहाँ से आ गए, ढोंगी पाखंडी। इनके बस की माफिया नहीं थे क्या? ये योगी जी माफिया थे, इनके ऊपर मुकदमे थे दर्जनों। तो इनकी आपसी लड़ाई है, चाहे अतीक अहमद से रही हो, चाहे मुख्तार अंसारी से रही हो, या उससे दुबे से रही हो, विकास दुबे से रही हो। इनको मरवाया किसने? आजम खां है, आजम खां के पीछे पड़े हैं। अभी देखो, आजम खां नेक्स्ट निशाना है इनके। हाँ, अगर इन्हें लगा कि चुनाव में कुछ रंग लाना है तो हो सकता है आजम खां साहब को भी निपटा दे इसी 2024 में। और बीच में निपटाने का कार्यक्रम किए थे। है, तो तुम जैसे सोशल मीडिया वाले आ गए रात को, तो आजम खान साहब ने कहा मेरे हाथ पैर तोड़ दो भाई, गाड़ी में डाल के ले जाओ, नहीं तो कहोगे भाग रहा था आजम खान, गोली मार दोगे आप मुझे। तो उस वक्त कितनी मुसीबत से बचे। अब आजम खान साहब की इतनी तबीयत खराब है, समझे नहीं, उन्हें शुगर है, डायबिटीज़ है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो उनको इलाज भी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। और मैं कहता हूँ कि भाई जो खाना जो है जेल का या प्रशासन का ना दिया जाए, उनको उनके परिवार से खाना मंगा के दिया जाए, ताकि कहीं उन्हें भी स्लो पॉइजन ना दिया जाए। उनके साथ भी कोई घटना घटित हो सकती है, क्योंकि आजम खान साहब बहुत पाक साफ दामन वाले व्यक्ति हैं। इनके ऊपर पाक साफ दामन वाले व्यक्ति। अब भाई एक बात बताओ, इतने बड़ा नेता ये कहीं से चम्मच चोरी करेगा, कटोरी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा, अंडा चोरी करेगा, बताइए क्या करेगा? आपकी जेब में से पैसे चोरी करेगा, 10-20 रुपए चुराएगा। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी का परिवार मांग कर रहा है न्याय को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट और अंतिम सवाल। ये उनकी गलतफहमी है, न्याय की उम्मीद नहीं है इस सरकार से, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ना केंद्र सरकार से, ना प्रदेश की सरकार से। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस प्रकार से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अदालत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जिसको चाहा जा रहा है उसको उड़ा दे रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको गोली मारने के आदेश, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दे उसको रात को बुला लेते हैं थाने में, कुटाई करवाते हैं उसकी। तो ये जो है जंगल राज से भी भयंकर राज है, ये राक्षसों का राज है, देशद्रोहियों का राज है और दरिंदों का राज है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि इस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को हटाओ, क्योंकि ये बाबा आमाओं से देश नहीं चलता। और जब ये चले थे भगवान को खोजने तो वहाँ पूजा पाठ करो, और जब करनी ही राजनीति है तो भाई पैंट कमीज पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। क्या ये नौटंकी करते हो धर्म के ठेकेदारी बना के? और धर्म के नाम पे तुम बार बार करते हो कि ये मुसलमान, ये हिंदू। तुम मुझे अपनी तरक्की बताओ ना, ये विकास क्या किया?
कितने महिलाओं को क्या आरक्षण दे दिया, जो महिला आरक्षण की बात करें, कितनी महिलाओं को सीटें दे दी तुमने, ये बताओ हमें, हैं जो 80 सीटों में से, मगर नहीं, इस पर कोई बात नहीं करे। कितने युवाओं को रोजगार दे दिया, ये बताओ, हैं जब आपका वो क्या नाम आता है, कांवड़ सेवा चलती है तो भाई पैर दबाते हो तुम, और वही हुआ जब रोजगार मांगता है तो पैर तोड़ देते हो उसके। तो ये स्थितियाँ अपडेट कर रखी है, इसलिए इस सरकार से, जो निकम्मी और नकारा सरकार है, 10 साल होने को आ गए, दोनों सरकारों ने, ना उत्तर प्रदेश की ना केंद्र की सरकार ने, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी के नाम पर मॉब लिंचिंग की है और देश को बरगलाने का काम किया है। कहीं मंदिर मस्जिद, और इतनी बुरी स्थिति है कि मोदी जी ने तो भाई चारों शंकराचार्यों का मजाक उड़ा दिया, अभी देखा नहीं राम मंदिर के उस मामले में, तो उसमें उड़ा दिया। अब इतनी स्थितियां खराब है कि जज कह रहा है कि फलानी मस्जिद के नीचे शिव शंकर भोलेनाथ ज्ञानवापी में दबे हैं, और वो जाके रिटायर हो जाता है वो अगले दिन, और अगले दिन उसे बना देते हैं लोकपाल। लोकपाल का मतलब है लूटपाल। भाजपा जज जो रिटायर हुआ उससे जो मर्जी बुलवा लिया और उसे लूटपाल बना देते हैं, वो लूटता है। तो ये हालत है। मतलब ईश्वर और भगवान को दबने की चीज़ है क्या? आप मुझे बताओ, जो सर्वशक्तिमान है वो किसी ज़मीन के नीचे दबेगा, मस्जिद के नीचे दबेगा? तो ये मजाक खुद उड़ा रहे हैं धर्म का, ये जो है भाजपा वाले मजाक उड़ा रहे हैं धर्म का, ईश्वर का, परमात्मा का। भाई फलानी जगह दब गया, फलानी, ईश्वर कोई दबने वाली चीज़ नहीं है, सर्वशक्तिमान है। अगर ईश्वर कहीं दबे वो वैसे ही फाड़ देगा। तो ईश्वर का मजाक भी उड़ा रहे हैं, धर्म का मजाक भी उड़ा रहे हैं, धर्म को बिल्कुल ये बेकार कर रहे हैं। ये लोग पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, मैं खुद कह रहा हूँ। और ये कोई सनातन वाले नहीं, सनातन वाले हैं, सड़े तन और सड़े मन वाले हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है, वही को देश की हिफाजत देने की बात की थी, वही देश को लूट रहे हैं। सावधान रहिए। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, तो जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद भारत। आपको बता दें कि ये मुख्तार अंसारी के मामले में हमारे साथ नंदा भाई फौजी थे, जो बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को रख रहे थे। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।